नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 गणित का प्रश्नावली। हमारा क्या है? 11.2, ठीक है। यानी हमारा फ्रेंड्स जो चैप्टर है वो 11 है, जिसका नाम क्या है? त्रिविमीय ज्यामिति है, ठीक ना, 3D है। ठीक। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग करेंगे प्रश्नावली 11.2 का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक। इसके पहले मैंने दोस्तों प्रश्नावली 11 का सॉल्यूशन करा रखा है। अगर उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आपको जाकर वहां से जरूर देख लेना है, ठीक ना। उसको वॉच करके रखना है। उससे काफ़ी चीज़ें संबंधित हैं जो कि प्रश्नावली 11.2 में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक। अच्छा, इतना हो गया सा। और इसके बाद फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को 2025 नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक। क्योंकि आप लोगों को पता है मित्रों क्या है कि अपना 2024 समाप्त हो चुका है, ठीक ना। तो आज अपना 1/1/2025 है, ठीक। तो इस समय इस वीडियो शूट हो रही है, ठीक। तो फ्रेंड्स, हम लोग करते हैं स्टार्ट। 11.2 का सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, ठीक ना। तो आपको फ्रेंड्स करना क्या सिंपल है, वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बने रहना है, ठीक है। शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहना है, आप लोगों को पूरा चीज़ें समझ में आएगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं क्या प्रश्नावली 11.2 को, ठीक ना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम करने क्या वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम फ्रेंड्स करेंगे क्वेश्चन 1, ठीक। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड यहाँ पर मैं आपको शो कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक ना। यानी क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या, मतलब उसके पहले क्या है, हम लोग पहले फार्मूले के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो फार्मूला देखिए क्या होगा हमारा यहाँ पर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं जो कि आपके प्रश्नावली 7.2 में यूज में आने वाले हैं। ओके। तो देखिए सबसे पहले आपका फार्मूला क्या होगा। जैसे यहाँ पर एक दे रखा है, अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण क्या होता है, ठीक ना। इक्वेशन ऑफ अ लाइंस इन स्पेस। ओके। तो अगर हमें निकालना होगा जैसे कि स्पेस में रेखा का समीकरण क्या होता है, यानी अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण क्या होता है, तो आपको पता है ये क्या होता है। सीधा सीधा यहाँ पर किसकी बात हो रही है? 3D की बात हो रही है, जिसमें एक्स वाई एंड जेड एक्सिस होते हैं। उन्हीं की मदद से हम लोग क्या करते हैं, रेखा का जो समीकरण होता है उसको हम लोग फ्रेंड्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक ना। तो एक ये हो गया। उसके बाद क्या है, ये यहाँ पर है, दिए गए बिंदु ए से जाने वाले तथा दिए गए सदिश बी वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण, ठीक। ये देखिए दे गए, यहाँ पर देखिए दिए गए बिंदु ए से होकर जा रही है, और यहाँ पर बी वेक्टर की क्या है, यहाँ पर देखिए बी वेक्टर है ना, तो यहाँ पर बी वेक्टर की क्या है, समांतर। इस रेखा का समीकरण क्या होगा उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक। तो इसी प्रकार से यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे कई सारे फार्मूले यहाँ पर यूज में आएंगे। देखिए, दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, ठीक। उसके बाद दो रेखाओं के मध्य कोण क्या होगा, ठीक ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस। उसके बाद जो हमें पढ़ना होगा, उसके बाद यहाँ पर हमको पढ़ना होगा क्या, दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, ठीक ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ठीक। तो ये हुआ। उसके बाद हमें करना पड़ेगा दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक ना, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ठीक। ये चीज़ हमें पढ़ना होगा। इसको दो रूप में हमें निकालना पड़ेगा, एक तो वेक्टर फॉर्म में, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक ना। यानी एक तो सदिश रूप में, दूसरा क्या होगा, कार्तीय रूप में, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और होगा, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक। तो ये सब चीज़ें हमें इसमें फ्रेंड्स पढ़ना पड़ेगा। तो हम बात कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको मैंने पढ़ाया था फ्रेंड्स क्या, प्रश्नावली 11 क्या बोलते हैं 1 में, ठीक ना। तो मैंने पढ़ाया था क्या, रेखाओं का दिक् कोसाइन के बारे में बताया था, दिक् कोज्या के बारे में बताया था, ठीक ना, दिक् अनुपात के बारे में, यानी सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको लगभग जानकारी मैंने दे दी थी, ठीक ना। तो उन्हीं सब चीज़ों का यूज हमारे इस प्रश्नावली 11 मतलब 2 में जो है पढ़ने वाला है लगभग लगभग, ठीक ना। तो देखिए पहले हम लोग फ्रेंड्स जान लेते हैं। अगर हमारे पास टू लाइन्स दी हों, यानी दो रेखाएं दी हों, तो अगर आपको उनके दिक् कोसाइन दिए हो, ठीक ना, यानी दो रेखाओं की अगर हमें दिक् कोसाइन की बात की जाए तो वो क्या होती है, ठीक, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले दो रेखाओं के दिक् कोसाइन के बारे में, ठीक। तो दिक् कोसाइन को आप लोग किसे डिनोट करते हैं, एल एम एन से डिनोट करते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दो रेखाओं के दिक् कोसाइन। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं दो रेखाओं के दिक् कोसाइन के बारे में, ठीक। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम पहले बात करते हैं दो रेखाओं के दिक् कोसाइन के बारे में, ठीक ना। तो एक मैं मान लेता हूँ क्या, एक हमारी रेखा क्या है, L1 है, ठीक ना। एक रेखा का दिक् कोसाइन L1 M1 एंड N1 है, ठीक ना। तथा दूसरे का हम मान लेते हैं क्या है, दूसरी लाइन का क्या है, L2 M2 एंड क्या है, N2 है, ठीक। इस प्रकार से हमारे पास दो रेखाएं हैं, दोनों का मैंने यहाँ पर क्या किया, दिक् कोसाइन जो है फ्रेंड्स उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक।
तो हमारा इसका होता है क्या है, कॉस थीटा। अगर यहाँ से हमारा एंगल निकाला जाए, ठीक ना, कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो इसका होता क्या है, पहला अगर होता है L1 और यहाँ पर क्या होता है L1 L2, ठीक। L1 L2 से मल्टीप्लाई, फिर ऐड प्लस लगाकर M1 M2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक। तो ये होता है। तो अगर कॉस थीटा आपसे कोई निकालने को पूछे दो रेखाओं के दिक कोसाइन देकर, तो इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, दो रेखाओं को पहले दिक कोसाइन लिखिएगा, ठीक ना। जो होगा उसके बाद पहली रेखा का L1 दूसरी की रेखा के L2 से मल्टीप्लाई कर फिर दूसरे का M1 M2 से तीसरे में N1 N2 करके ऐसे करके जोड़ते जाइएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपका कॉस थीटा अगर निकल जाएगा, ठीक। जैसे इस प्रकार से पूछ सकता है आप, जैसे मान के चलिए अगर ये एक रेखा दी हो हमको, ठीक ना, इसका इनिशियल पॉइंट फ्रेंड्स हमारा क्या है, मान लेते हैं O है, ठीक ना। इसका इनिशियल पॉइंट इसको मैं मान लेता हूँ क्या, T मान लेता हूँ, ठीक। उसके बाद ये यहाँ से इस प्रकार से कुछ है, यहाँ पर अपना क्या है, थीटा एंगल बन रहा है, ठीक। ये T वैसे मैं फ्रेंड्स क्या मान लेता हूँ, P मान लेता हूँ, ठीक ना। तो आपसे पूछे अगर यहाँ पर कॉस थीटा निकालिए, ठीक। अगर पहली रेखा का दिक कोसाइन दिया हो L1 M1 N1, ठीक, और दूसरी का दिया हो L2 M2 N2, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, कॉस थीटा निकालने की बात करें, फिर थीटा निकालने की बात करें, तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पर आसानी से निकल जाएगा, ठीक। दो रेखाओं की अगर दिक कोसाइन से बात कीजिएगा, ठीक ना, एंगल निकालने की बात करेगा, थीटा आप लोग यहाँ से पहले तो क्या कीजिएगा, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये तो हो गई दिक कोसाइन की बात करके, ठीक ना। अगर आपको दिक कोसाइन ना देकर दिक अनुपात दिया हो, ठीक, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्या, दो रेखाओं का दिक अनुपात, ठीक। यानी अगर इन दोनों रेखाओं का अगर हमें दिक अनुपात दिया हो तो क्या करेंगे, तो दो रेखाओं का दिक अनुपात, ठीक ना। तो दो रेखाओं का अगर फ्रेंड्स हमें दिक अनुपात की बात करें, तो आपको बताया दिक अनुपात क्या होता है। एक तो होता है दिक अनुपात में A1 होता है, ठीक ना। पहली रेखा का दिक अनुपात A1 और उसके बाद B1, उसके बाद C1 है, ठीक। वह दूसरी रेखा का क्या है, A2 B2 और क्या है C2, ठीक ना। तो पहली रेखा का फ्रेंड्स हमारा दिक अनुपात A1 B1 C1, दूसरी का क्या है A2 B2 C2 है, ठीक ना। तो अगर इससे कॉस थीटा निकालने की बात करें तो यहाँ पर कॉस थीटा कैसे निकलेगा, सिंपल है। देखिए तो आपको पता, मैंने बताया था फ्रेंड्स, स्टार्टिंग मैंने बताया था, ठीक ना, कि जो आपका फ्रेंड्स 11.2 अगर इसको सॉल्व करना अच्छे से, इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, ठीक ना, सबको याद करना पड़ेगा, ठीक। ज़्यादा टफ कोई भी नहीं है, थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दे देते हैं, सभी लगभग एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक ना। तो तो देखिए अगर हमें कॉस थीटा यहाँ से निकालने की बात की जाए, तो कॉस थीटा कैसे निकलेगा, A1 A2 का पहले मल्टीप्लाई कीजिए, A1 A2, ठीक, प्लस लगाइए B1 B2 का मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों का, प्लस में C1 C2 को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर यहाँ पर बटे लगाकर आपको क्या करना है, अंडर रूट में यहाँ पर A1 B1 C1 का स्क्वायर कर इसका रूट ले लेना है, ठीक ना। A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, ठीक। फिर इसके बाद A2 B2 C2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पर A2 B2 C2 भी यूज में आए हैं, तो यहाँ पर ऐसे बटे कर इसका भी मतलब कि A2 का स्क्वायर, यहाँ पर B2 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या होगा, C2 का स्क्वायर, ठीक। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अगर आप लोगों को क्या दिया हो, दिक अनुपात दिया हो, ठीक ना, दोनों रेखाओं का, तो यहाँ पर आसानी से आप लोग क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा, अगर दिक अनुपात दिया हो तो इस प्रकार से आप लोग ज्ञात कीजिएगा, ठीक ना। अच्छा, तो इतना हुआ। अगर आपको फ्रेंड्स क्या हो, दो रेखाएं अगर आपको परस्पर लंबवत दिखानी हो, ठीक ना, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दो रेखाएं अगर परस्पर लंबवत हो, अगर क्वेश्चन में पूछे आपसे, तो यहाँ पर क्योंकि जाहिर सी बात है पूछेगा ही पूछेगा, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ दो रेखाएं परस्पर लंबवत हों, तो ठीक हो तो क्या होगा, अगर दो लाइंस आपको क्या हो फ्रेंड्स, परस्पर क्या हो, परपेंडिकुलर दी हों, तो उस कंडीशन में अपना क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको लिख कर बताता हूँ, ठीक। देखिए जैसे अगर इस प्रकार से मान चले, अगर आपको लाइन दी हूँ, जैसे ये एक रेखा हमारी ये है, ठीक ना, एक रेखा हमारी ये है, और ये वाली जो रेखा है फ्रेंड्स, इस वाली यानी जो नीचे वाली रेखा है, इस पर क्या है अपना, ये लंब है, ठीक ना। अगर इसका फ्रेंड्स हम लोग मान लेते हैं दिक कोसाइन दिया है L1, ठीक, और M1 पहली रेखा का है और N1 है, ठीक, और इसका नीचे वाली का क्या दिया है, L2 है, M2 है एंड क्या है, N2 है, ठीक। तो अगर हमें दोनों को क्या दिखाना है, परस्पर लंबवत दिखाना है, तो इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, L1 L2 को मल्टीप्लाई कीजिए, पहले तो L1 L2 को मल्टीप्लाई हुआ, प्लस में M1 M2 को मल्टीप्लाई कीजिए, M1 M2 को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस लगाकर N1 N2 का, ठीक ना। और इन दोनों का ऐसे फिर इसको सबको सॉल्व करके जीरो के बराबर लाइए, ठीक ना। जब आप लोग यहाँ पर जीरो के बराबर ले आते हैं, तो यहाँ पर उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो दोनों रेखाएं होंगी आपस में लंबवत सिद्ध हो जाएंगी, ठीक ना।
अगर जीरो के बराबर नहीं आता तो आपस में क्या होंगी, लंबवत नहीं होगी, ठीक ना, कुछ कोई ना कोई एंगल आप बना रही होंगी, ठीक ना, यानी 90 डिग्री के अलावा कोई ना कोई दूसरा एंगल क्रिएट कर रही होंगी, ठीक। अच्छा, तो ये क्या हुआ, अगर आप लोगों को दिक कोसाइन दे रखा हो, ठीक, तो ये बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, यदि दिक कोसाइन दिया हो तो, ठीक है, यहाँ पर क्या मैं लिख देता हूँ, यदि दिक कोसाइन दिया हो तो, ठीक, कि क्या वो होता है, दिक कोसाइन दिक अनुपात दो अलग अलग होते हैं। यदि दिक कोसाइन हो तो, ठीक ना, यदि दिक कोसाइन हो तो, अगर आपको दिक अनुपात दिया हो तो क्या करेंगे आप लोग, ठीक। तो अगर दिक अनुपात दिया हो तो आप इस प्रकार से करते हैं, जैसे यहाँ पर L1 L2 है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, A1 A2 कर सकते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 कर सकते हैं, प्लस C1 C2 कर सकते हैं, ठीक। और इनको भी क्या करते हैं, जीरो के बराबर हम लोग कर लेते हैं, ठीक। अगर ये क्या है, इस कंडीशन में यूज होगा, अगर आप लोगों को क्या दिया हो, दिक अनुपात दिया हो तो, ठीक ना, क्या है, ठीक। यदि आपको क्या हो, दिक अनुपात दिया हो तो इस कंडीशन में आपको ये चीज़ यूज करना है, ठीक। तो आपको लंबवत के लिए हो गया, चाहे आपको दिक कोसाइन दिया हो, चाहे दिक अनुपात दिया हो, दोनों के माध्यम से आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक ना। ये बात हो गई, तीन आपको मैंने बता दिया, ठीक ना, दिक कोसाइन दिक अनुपात रेखाएं परस्पर लंबवत वाला कंडीशन। अब देखो, अगर आपको दो रेखाएं परस्पर क्या हो, पैरेलल दी हो, समांतर दी हो, ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं, यदि दो रेखाएं यदि दो रेखाएं परस्पर क्या हो, समांतर हो, ठीक, यदि दो रेखाएं परस्पर समांतर हो, ठीक ना। तो अगर दो रेखाएं परस्पर आपको समांतर देखने को मिले दोस्तों, जैसे कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे एक रेखा हमारी ये हो गई, एक ही हो गई, ठीक। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, मान लीजिए अगर इसको, इस रेखा को मैं एम मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, के मान लेता हूँ, ठीक। इसका फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसमें भी दो कंडीशंस होंगी, अगर आपको दिक कोसाइन दिया हो, अगर दिक अनुपात दिया हो, तो कैसे आप लोग दर्शाएंगे। अगर मान लेते हैं इसका दिक कोसाइन दिया है L1 M1 N1, ठीक ना, N1, इसका दूसरी का दिया है L2 M2 N2, एन नहीं है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, N2 है, ठीक ना। तो इसको कैसे करना है, पहले L1 L2 में होगा तो क्या होगा, L1 अपान L2 कर लेना है, ठीक, बराबर लगाकर M1 अपान M2 कर देना है, ठीक। यहाँ पर देखिए M1 अपान M2 कर देना है, ठीक, बराबर लगाकर फिर इसके बाद N1 अपान N2 कर देना है, तो क्या हुआ, N1 अपान N2 हुआ, ठीक। तो ये किस कंडीशन में होगा, अगर आप लोगों को फ्रेंड्स क्या दे रखा हो, अगर आप लोगों को दे रखा हो दिक कोसाइन, ठीक, दो रेखाओं का दिक कोसाइन दिया हो तो। अगर आपको यहीं पर दिक अनुपात दिया हो तो, अगर दिक अनुपात दिया होगा तो इसके लिए भी आपको सिंपल है, क्या करना होगा, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2, ठीक, B1 अपान B2 बराबर में क्या होगा, C1 अपान C2, ठीक। तो ये किस कंडीशन के लिए हुआ, अगर आप लोगों को दिक अनुपात दिया हो तो, ठीक ना। तो ये दिक अनुपात के लिए हुआ। तो परस्पर समांतर के लिए भी मैंने दो कंडीशन आपको बता दिए, एक तो दिक कोसाइन वाला, एक तो दिक अनुपात वाला, दोनों दिया तो दोनों के माध्यम से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, ठीक ना। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आगे, यदि क्या हो, मतलब जैसे एक मैंने बताया था कि अगर एक कोई बिंदु क्या हो फिक्स हो, ठीक ना, उससे कोई रेखा गुजर रही हो और एक समांतर रेखा के साथ, मतलब और एक समांतर रेखा, मतलब एक रेखा कोई दी रखी हो ना, सदिश रेखा दी हो, उसके समांतर कोई रेखा गुजर रही हो, ठीक। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कोई दिया गया जैसे बिंदु हो, ठीक ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु बिंदु मान लेते हैं, क्या मान लेता हूं मैं, मान लीजिए क्यू ले लेता हूं, ठीक है। दिए गए बिंदु क्यू से होकर जाने वाली, ठीक ना, क्यू बिंदु से होकर जाने वाली, क्यू बिंदु से होकर जाने वाली तथा दिए गए सदिश, ठीक, तथा दिए गए सदिश मान लेता हूं मैं बी वेक्टर, ठीक, कोई भी वेक्टर मान ले सकते हैं आप लोग, दिए गए सदिश बी वेक्टर के समांतर, बी वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, ठीक ना। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं करके बताता हूँ। जैसे एक मान लीजिए हमारा कोई क्या है फ्रेंड्स, बी वेक्टर है, ठीक ना, तो ये मैं मान लेता हूँ क्या, यहाँ पर बी वेक्टर, ये अपना क्या है, बी वेक्टर है, यहाँ पर दिया है दिए गए सदिश बी वेक्टर के समांतर, तो ये बी वेक्टर हो गया। अब इसके समांतर को अगर मान के चले गए, हमारा कोई दिया गया बिंदु या ऐसा दिया हो, ठीक, इससे कोई रेखा होकर जा रही हो, इस प्रकार से अगर कोई रेखा होकर जा रही हो, ठीक, और क्या हो, वो बी वेक्टर के समांतर हो, ठीक,
तो उस कंडीशन में उसका समीकरण क्या होगा, ठीक ना। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग यहाँ पर मैं मान लेता हूँ क्या, दिया गया बिंदु क्यू, ठीक। तो यहाँ पर क्यू बिंदु हो गया, ठीक ना। यहाँ पर अपना क्या हुआ, क्यू बिंदु हो गया, और इस दिशा में जा रही है तो इसको मैं मान लेता हूँ क्यू वेक्टर है, ठीक ना। क्योंकि दिशा निर्देश करना, पहली दिशा को यहाँ पर बताना बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो क्यू बिंदु है तो इसका क्यू वेक्टर फॉर्म हम लोगों ने बनाया था, यहाँ पर क्या हुआ, क्यू वेक्टर हो गया, ठीक। तो अगर फ्रेंड्स इसका हम लोग सदिश रूप यहाँ पर बात करते हैं, ठीक ना। दो रूप में आपको यहाँ पर मिलेगा, एक तो सदिश रूप होगा, एक तो कार्तीय रूप होगा, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पर फ्रेंड्स सदिश रूप में बात करें तो सदिश रूप में इसका वेक्टर का यानी इसका फार्मूला अगर आपको निकालना हो, ठीक ना, अगर एक समीकरण निकालना हो तो आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए वेक्टर, ठीक ना। जैसे यहाँ पर क्यू वेक्टर हम लोगों ने लिया है, ठीक। तो यहाँ पर अगर ए होता तो ए वेक्टर होता, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्यू लिया तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, क्यू वेक्टर, ठीक ना। प्लस में ऐसे लगाकर यहाँ पर लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, ठीक, ठीक ना। तो इस प्रकार से हुआ। और लेमडा यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है आपका, लेमडा जो आएगा वो क्या होगा, रियल नंबर से आएगा, ठीक है, यानी रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या से, ठीक। यहाँ पर क्या करना है, क्यू वेक्टर लेना है, ठीक ना। जैसे कोई बिंदु, जैसे मान के चले अगर इस प्रकार से दिया है एक्स वाई जेड, ठीक ना। अगर इस प्रकार से बिंदु आपको दे रखा है, ठीक, और इसका आप लोगों को वेक्टर फॉर्म बनाना है, ठीक ना। तो कैसे बनेगा, एक्स में पहले आपको क्या करना है, आई कैप से गुणा करना है, ठीक। फिर उसके बाद वाई में क्या करना है, आपको जे कैप से गुणा करना है। फिर जेड में क्या करना है फ्रेंड्स, आपको के कैप से गुणा करना है, ठीक। तो इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई भी बिंदु दे रखा है एक्स वाई जेड के फॉर्म में तो उसका आप लोग सदिश रूप बना सकते हैं, ठीक। क्योंकि पता है बिंदु जो दिया रहेगा वो तो सदिश रूप में पहले से बनाकर नहीं दिया होता है, ठीक ना। आपको फंसाने के लिए वो केवल क्या करता है, टेस्टिंग करने के लिए वो केवल पॉइंट में आपको दिया होता है, ठीक। तो आपको वेक्टर फॉर्म खुद से बनाना पड़ता है, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कीजिएगा, सदिश रूप में आर वेक्टर बराबर क्या होगा, क्यू वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक। और लेमडा फ्रेंड्स आपका क्या आता है, लेमडा जो आता है वो कहाँ से आता है, रियल नंबर से आता है, ठीक। रियल नंबर आपको पता है क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव होता है, बीच में क्या होता है, जीरो होता है, ओके। यानी 1 2 3 होता है, बीच में जीरो को साथ लिया जाता है, और निगेटिव में भी -1 -2 -3 से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, ओके। तो इस प्रकार से हुआ फ्रेंड्स आप लोगों का ये चीज़। अगर यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्या, कार्तीय रूप में, ठीक। क्योंकि हम लोग दो रूप में बात करेंगे, एक तो वेक्टर फॉर्म में, दूसरा क्या, कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स कार्तीय, ठीक ना, कार्तीय रूप में। तो कार्तीय रूप में जैसे यहाँ पर हमारा क्यू पॉइंट दिया है ना, क्यू पॉइंट की अगर मैं निर्देशांक की बात करता हूँ, एक्स वाई जेड मैंने यहाँ पर लिया ना, एक्स वाई जेड लिया है, ठीक ना। और इसको मैं करता हूँ फ्रेंड्स, एक काम यहाँ पर मैं कर लेता हूँ क्या, एक्स को मैं x1 मान लेता हूँ, y1 z1 मान लेता हूँ, ठीक ना। क्यू का जो मैंने पॉइंट मान x1 y1 z1 मान लिया, ठीक, ओके। यहाँ पर भी चाहे तो x1 y1 z1 मान सकते हैं, नहीं तो तब भी चलेगा, x1 y1 a b z1 हो जाएगा, ठीक। तो क्यों ये इस प्रकार से हमारा पॉइंट दिया है। अगर कार्तीय रूप में आपको लिखना हो तो इसके लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर फार्मूला जो होता है x माइनस के x1, ठीक, बटे में a हमारा क्या है, दिक अनुपात, ठीक, इससे भाग लगाया जाएगा, फिर बराबर में y माइनस का y1, ठीक, इससे बटे में b हो जाएगा, फिर बराबर में z माइनस का z1 बटे में क्या c, ठीक। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये कार्तीय रूप में हो जाएगा, ठीक। जहाँ a b और c क्या है आपके फ्रेंड्स, यहाँ पर a b और c क्या है, दिक अनुपात है, मैंने बताया ना, a b c क्या है, दिक अनुपात है, ठीक है। आपको पता होंगे दिक अनुपात कैसे निकाला जाता है, मैंने पर्सनली 11.1 में बताया है, ठीक ना। ए बी सी कैसे निकाला जाता है, x2 माइनस x1 करके ए निकाला जाता है, बी कैसे y2 माइनस y1, सी कैसे निकाला जाता है z2 माइनस z1 करके आपको सी फाइंड आउट होता है, ओके। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एक चीज़ और की। तो ये तो कार्तीय रूप में होगा, ठीक। अगर दिक अनुपात दिया हो तो, अगर दिक कोसाइन आपको दिया हो तो कैसे किया जाएगा, जहाँ ए बी सी है तो अगर दिक कोसाइन दिया हो तो एल एम एन से भाग कर दिया जाएगा, सिंपल है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर x माइनस x1 यहाँ पर बटे एल से भाग बराबर एम से भाग एन से भाग, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपको क्या होगा, अगर दिक कोसाइन दिया हो, ठीक ना, एल एम एन क्या है आपके, दिक कोसाइन है, दिक कोसाइन, ठीक ना, डायरेक्शंस कोज्या, ओके। तो दिक अनुपात दिया हो तो इस प्रकार से, अगर दिक कोसाइन दिया हो तो इस प्रकार से आपको निकालना होता है, ओके। अब ये बात हो गया। अब एक और आता है यहाँ पर आपका क्या, दिए गए बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण, ठीक ना। अगर कोई पॉइंट्स आपको दिया हो, ठीक, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिए गए बिंदु से होकर जाने वाले
रेखा का समीकरण। ठीक, तो देखते हैं दिए गए बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण। ठीक, तो जैसे मान लेते हैं, अगर हम यहाँ पर फ्रेंड्स करते हैं क्या, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस यहाँ पर हम लोग थोड़ा बना लेते हैं। ठीक, ताकि ज़्यादा बेहतरीन समझ में आए। ठीक ना, क्योंकि आपको पता है जो 3D हम लोग इमेजिंग करते हैं वो क्या होता है, स्पेस में होता है। ठीक ना, तो स्पेस में तो कर नहीं सकते, लेकिन स्पेस को हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस के थ्रू समझते हैं। ठीक, ये जेड एक्स हुआ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हमारा एक पॉइंट ये है। ठीक ना, एक पॉइंट ये है, तो दो दिए गए बिंदु हैं, इससे होकर हमारी कोई क्या है, रेखा गुजर रही है। ठीक, इसको मैं एक कर लेता हूँ, हमारा क्या है, x1 है, y1 है एंड क्या है, z1 है। ठीक, ये हमारा क्या है, x2 y2 एंड z2 है। ठीक, फार्मूला में फ्रेंड्स खटाखट बता देता हूँ, बाकी आप लोग जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो समझता हम मतलब हम लोग सब समझते हुए चले जाएंगे, अप्लाई करते हुए साथ ही साथ करते चले जाएंगे। ठीक, तो अगर दो दिए गए बिंदु हैं, इससे कोई रेखा होकर गुजर रही है, जिसका मतलब सूत्र क्या होता है, तो आर वेक्टर बराबर क्या होता है, सदिश रूप में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक ना, सदिश रूप, सदिश रूप में इसका फार्मूला क्या होगा, आर वेक्टर बराबर क्या होगा, आर वेक्टर बराबर क्या होगा, पहले तो ए वेक्टर होगा। ठीक ना, प्लस ऐसे लगाकर उसके बाद क्या होगा, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। ठीक ना, यानी पहले ए वेक्टर को यहाँ पर जोड़ा जाएगा, जैसे यहाँ पर ए है ना, पॉइंट ए है, तो इसका बनेगा ए वेक्टर, बी का बनेगा बी वेक्टर, उसके बाद बी वेक्टर में से यहाँ पर लास्ट में ए वेक्टर माइनस किया जाएगा। ठीक, तो आपका क्या हुआ, सदिश रूप। बाकी अब मैंने बताया लैम्डा कहाँ से बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक, अब कार्टेशियन फॉर्म में जान लेते हैं, कार्तीय रूप में। ठीक ना, कार्तीय रूप में देखिए, कार्तीय रूप में अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो इसका फार्मूला जो होगा होगा क्या, एक्स माइनस x1 बटे x2 माइनस x1। ठीक ना, इसको चाहे तो हम लोग ए भी ले सकते हैं, बराबर क्या होगा, y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस का z1 बटे हम सी ले सकते हैं। ठीक ना, तो इस प्रकार से अगर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो ये हो सकता है। ठीक, और ए को पता है आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, अगर जैसे मान लीजिए सीधा आपको दिक अनुपात ना दिया हो, तो कैसे आप लोग निकालेंगे ए का मान, तो ए का मान अगर x2 माइनस x1 करके निकाल सकते हैं, बी का मान कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 करके, सी का मान कैसे निकालेंगे, z2 माइनस का z1 करके। ठीक ना, तो इस प्रकार से आप लोग निकालेंगे, तो हमारा क्या हुआ फ्रेंड्स, एक कार्टेशियन फॉर्म में हो गया, बाकी पहला वाला क्या हुआ, आपका सदिश फॉर्म में हो गया आसानी से। ठीक, तो यहाँ पर आपका इतना फार्मूला हुआ। ठीक, अब यहाँ पर अभी हमारे क्या होंगे, एक दो फार्मूले आपको फ्रेंड्स और देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक ना, आपको हिरासना नहीं है, बिल्कुल वीडियो में पूरा बने रहना है। ठीक, अभी जब मतलब फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो पूरा आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक ना, तो देखिएगा अब हम लोग तीसरा, यहाँ पर तीसरा क्या बोल सकते हैं, छठवां फार्मूला। ठीक ना, अभी मैं फाइनल पूरा दिखा देता हूँ कितना हम लोगों ने किया। अगर फ्रेंड्स आपको दो रेखाएं दी हो, ठीक ना, इनके बीच की न्यूनतम दूरी अगर आपसे निकालने के लिए पूछे, ठीक, तो यहाँ पर बात करते हैं दो रेखाओं के बीच की, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है ना, तो दो रेखाएं अगर फ्रेंड्स हमको दी हो, तो उनके बीच की न्यूनतम दूरी अगर निकालने के लिए तो देखिए कैसे होगा। एक रेखा मान लेते हैं ये है और एक रेखा हमारी ये है। ठीक है ना, तो न्यूनतम दूरी इस रेखा में कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जैसे देखिए सबसे कम स्पेस यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी देखने को मिल रही है। ठीक, यहाँ पर अधिकतम है, यहाँ पर क्या है, न्यूनतम। तो न्यूनतम दूरी अगर हमसे निकालने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर सदिश रूप में देख लेते हैं। ठीक ना, सदिश रूप में देख लेते हैं। सदिश रूप में सबसे पहले हम लोग दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालते हैं। ठीक ना, तो देखिए सबसे पहले यदि रेखाएं आपको क्या हों, जैसे इस प्रकार से यदि रखिए, यदि रेखाएं क्या हों, यदि रेखाएं जैसे इस प्रकार से, पहली रेखा मान लीजिए अगर आर वेक्टर बराबर हमको दे रखा है क्या, A1 वेक्टर प्लस का लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। ठीक, B1 वेक्टर मान लेता हूँ। और दूसरी रेखा फ्रेंड हमको क्या दी है, मान लेते हैं अगर ये दी है A2 वेक्टर, ठीक ना, प्लस में लेमडा टाइम्स B2 वेक्टर। ठीक, क्योंकि मैंने बताया था फ्रेंड्स रेखाओं का फार्मूला क्या होता है, ये रेखाओं का हमारा फार्मूला होता है। तो हमारी क्या हुई फ्रेंड्स, पहली रेखा हुई, हमारी क्या हुई, दूसरी रेखा हुई। ठीक ना, यदि हमारी ये इस प्रकार से दो रेखाएं दी हों, तो इनके बीच की अगर मैं मान लेता हूँ न्यूनतम दूरी, मान लेते हैं मैं x है। ठीक, तो अगर न्यूनतम दूरी हमें फाइंड करनी है तो कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं लिखता हूँ न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी हम लोगों ने क्या माना है, x। ठीक, तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या होगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर
आपको पहले पता है फ्रेंड्स, आप लोग जो हमेशा दूरी होती है निगेटिव कभी नहीं होती, ठीक ना, हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि डिस्टेंस आपको पता है हमेशा पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि जैसे आप लोग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से जाते हैं, ठीक, तो ना कि नकारात्मक यानी निगेटिव ना थोड़ी ना जाते हैं, माइनस में थोड़ा जाते हैं, तो माइनस में आप लोग यानी निगेटिव में नहीं जाते हैं, बल्कि आप लोग हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव में जाते हैं, ठीक। तो दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, वेक्टर लगाते हैं, देते हैं, ठीक, ताकि दूरी अगर अंदर में माइनस भी बन रही हो तो बाहर वेक्टर से बाहर आए तो प्लस बन जाए, ठीक। तो क्या होता है इसके लिए, A2 माइनस का A1, ठीक, वेक्टर फॉर्म में, इंटू B1 वेक्टर और इंटू B2 वेक्टर, ठीक, बटे कर कर क्या होता है फिर B1 वेक्टर इंटू B2 वेक्टर, यानी मल्टीप्लाई कर कर इन दोनों का क्या होगा, वेक्टर, ठीक, फिर टोटल का बड़ा वाला वेक्टर, ठीक ना, यानी दो डंडा हम लोग खींच लेते हैं, आपको पता है वेक्टर का सिंबल होता है दोस्तों, ठीक ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका हो गया फ्रेंड्स क्या, न्यूनतम दूरी निकालने का फार्मूला, यानी A2 में से A1 घटाते हैं, फिर इंटू करते हैं, फिर B1 B2 को गुणा करते हैं, ठीक ना, ओके। उसके बाद फिर B1 इंटू B2 वेक्टर का क्या करते हैं, गुणा कर कर इन दोनों को वेक्टर में रखते हैं, ठीक। तो वह न्यूनतम दूरी का क्या हुआ, सदिश रूप में हुआ, ठीक। अगर हम लोग कार्तीय रूप में बात करें तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कार्तीय रूप, तो यहाँ पर हम लोग देते हैं फ्रेंड्स कार्तीय रूप में, ठीक ना। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, तो ए यानी एक्स मान लेते हैं, ठीक ना, हम लोगों ने एक्स माना है न्यूनतम दूरी, तो एक्स बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि x2 माइनस का x1, ठीक, यहाँ पर मैं लेता हूँ y2 माइनस का y1, अभी आपको समझ में आएगा क्यों लिख रहा हूँ, z2 माइनस का z1 कर लेता हूँ, ठीक, यहाँ पर कर लेता हूँ a1, यहाँ पर a2, यहाँ पर b1, यहाँ पर क्या होगा b2, ठीक ना, इसके बाद यहाँ पर c1 और यहाँ पर क्या होगा c2, ठीक। तो इस प्रकार से हुआ, उसके बाद फिर बट्टे करते हैं, क्या बहुत बड़ा फार्मूला होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए बट्टे कर कर क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर में, ठीक, इसको याद करने में भी बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत कोई लेने वाली बात नहीं है, ठीक ना। कैसे क्या आता है, सबसे पहले आपको बीच वाली यानी इसको लेना है, ठीक ना, इस वाले पंक्ति को करना है, एक हिसाब से देखें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पहली वाली जो आपकी पंक्ति स्तंभ है ना, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी, जो पहला स्तंभ है, ठीक ना, इसको आपको छिपाना है, ठीक। तो छिपाना है तो यहाँ पर इसको छिपा लिया, तो आपको B1 को पहले C2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर क्या हुआ B1 C2 का स्क्वायर, ठीक ना, यानी पहले B1 C2 मैं कर लेता हूँ, B1 C2 माइनस, उसके बाद फिर इसको छिपाए हैं तो B2 का C1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या हुआ B2 C1, ठीक ना, फिर दोनों को आपस में घटा कर फिर स्क्वायर कर देना है, ठीक। फिर यहाँ पर माइनस लगाना है, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर माइनस को, उसके बाद यहाँ पर प्लस का यूज करना है, ठीक। फिर यहाँ पर इसके बाद इसको छिपाना है, उसके बाद A1 C2 का मल्टीप्लाई, तो A1 C2 हुआ, फिर यहाँ पर माइनस लगाकर A2 C1, ठीक ना, A2 C1, फिर इसका भी होल स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ पर प्लस आपको लगाना है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसको छिपा दिया ना आप लोगों ने, इसके बाद इसको छिपाना है, उसके बाद इसको छिपाएंगे तो ये पूरा मिट जाएगा, तो उसके बाद A1 का B2 में मल्टीप्लाई, A1 B2 माइनस A2 का फिर B1 में, फिर A2 B1 हुआ, ठीक, स्क्वायर। तो ये आपका फ्रेंड्स क्या होगा, कार्तीय रूप में होगा, ठीक। तो कार्तीय रूप में अगर आपसे पूछे दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालिए तो इस प्रकार से होगा, ठीक। और अगर आपको रेखाएं क्या दी हूँ, मतलब रेखाएं आपको देना जरूरी है, ठीक ना। जैसे अगर मान लेते हैं रेखाएं क्या दी रखी हूँ, जैसे अगर यदि रेखाएं इस प्रकार से दी हूँ तो ये होता है, ठीक। यदि रेखाएं क्या दी होंगी, जैसे होगा x माइनस का x1 बटे A1 दिया होगा, ठीक, y माइनस का y1 बटे B1 दिया होगा, ठीक, बराबर z माइनस का Z1 बटे C1 दिया होगा, ठीक। ये आपकी क्या होगी, पहली रेखा होगी। वह दूसरी रेखा अगर हम मान लेते हैं, दूसरी रेखा क्या दी होगी, x माइनस का x2 बटे A2, y माइनस का y2 बटे B2 बराबर z माइनस का Z2 बटे यहाँ पर C2, ठीक। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको रेखाएं दी होंगी, ठीक। तो ये हुआ। अब एक फार्मूला लास्ट आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक ना, आधे घंटे आपको लगभग हो गए फार्मूला ही बताते हैं मुझको। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर दी हो, ठीक ना, मतलब दो समांतर रेखाएं अगर हमको दी हो, उनके बीच की अगर हमें दूरी निकालनी हो तो क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पर करते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हम लोग करते हैं फ्रेंड्स, ठीक ना। तो जैसे मान लेते हैं एक समांतर रेखा हमारी ये दी हुई है, एक हमारी ये दी है, ठीक।
इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना, मान लेता हूँ मैं इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। ठीक, तो एक रेखा मान लेता हूँ मैं आर वेक्टर बराबर क्या दी है, A1 वेक्टर प्लस का लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर दिया है। ठीक ना, यहाँ पर B1 कर लेता हूँ। ठीक, B1 नहीं, यहाँ पर केवल B होगा फ्रेंड्स, सॉरी। ठीक, तो ये हमारा पहला हुआ। और दूसरी रेखा दी है क्या, यहाँ पर A2 वेक्टर दिया प्लस का लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। ठीक, ठीक ना, तो अगर ये चीज़ दिया हो तो पहली रेखा हमारी ये दी है, दूसरी रेखा हमारी ये दी है। ठीक, दोनों समांतर हैं। और समांतर आपको कैसे पता चलेगा, जहाँ पर बी और बी वेक्टर दोनों देखिए आप सेम दिख रहे हैं। ठीक ना, यहाँ पर ना कि 1 है, मैंने इसलिए मैं यहाँ पर 1 लिख रहा था, इसलिए यहाँ पर गलती हो जा रही थी ना। देखिए बी वेक्टर है यहाँ पर भी बी वेक्टर है, यहाँ पर भी बी वेक्टर है। ठीक, ना कि यहाँ पर B1 है B2 है, इस प्रकार से कुछ नहीं है। तो यहाँ पर B1 B मतलब दोनों वेक्टर्स के आपस में सेम। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, दो समांतर रेखा है। अगर अलग होते तो यहाँ पर समांतर रेखा नहीं होती। ठीक, तो उस कंडीशन में फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो समांतर देखने का ये हमारा अच्छा तरीका होता है। तो यहाँ से अगर आपको ए वेक्टर निकालना हो, ठीक है, यानी दो रेखाओं के बीच की दूरी हम लोगों ने डी माना है ना, तो डी बराबर अगर आपको देखना है, इसका फार्मूला क्या होगा, बी वेक्टर क्रॉस होगा, यानी मल्टीप्लाई करेंगे A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर। ठीक ना, फिर बटे क्या करेंगे, बी वेक्टर के परिमाण से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे। ठीक ना, भाग लगा देंगे। तो ये हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी हो तो कुछ इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक, ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए फाइनल हुआ हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स फार्मूला। ठीक ना, तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी इस प्रकार से कुछ आप लोग निकाल सकते हैं। तो फाइनल हुआ फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा, जैसे मैंने बताया फार्मूले के सिलसिला यहाँ पर हमारा खत्म हुआ। अब हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं सीधा सीधा क्या, प्रश्न वाली 11.2 का। ठीक ना, तो 11.2 हम लोग यहाँ पर देखते हैं दिया क्या है। देखिए दिया क्या है, पहला हम इसमें करना है, दर्शाए कि दिक कोसाइन 12/13 माइनस 3/13 और ये वाले तीन रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। ठीक, तो मैंने फ्रेंड्स आप लोगों को लंबवत वाली कंडीशंस बताई हैं। ठीक ना, किस कंडीशन में आपके लंबवत होंगे। ठीक, तो अगर यहाँ पर क्या दिया है, दिक कोसाइन दिया है। ठीक ना, दिक अनुपात दिया होता तब भी होता, चल जाता, और यहाँ पर दिक कोसाइन दिया तब भी यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो देखिए करते हैं इसको, दिक कोसाइन हमें परस्पर लंबवत दिखाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक ना, देखिए तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या है कि दी हैं तीन रेखाएं परस्पर क्या है कि लंबवत हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमको दिक कोसाइन दे रखा है। ठीक, दिक कोसाइन मतलब L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 यानी हाँ L3 M3 N3। ठीक, इस प्रकार से हमको तीन दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या, क्या दिया है, 12/13 दिया है। ठीक, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हम लोगों का। ठीक, 11.2। ठीक, यहाँ पर प्रश्न वाली 11.2 है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ प्रश्न वाली, कौन सी है आपकी, ये आपकी क्या है, प्रश्न वाली है फ्रेंड्स। ठीक ना, तो पहला आपको दिया है क्या, 12/13, उसके बाद माइनस का 3/13, उसके बाद माइनस का 4/13। ठीक, तो आपकी पहली रेखा होगी, मान लेते हैं। ठीक ना, उसके बाद दूसरा दिया है क्या आपको, दूसरा दिया है 4/13, 12/13, इस प्रकार से दिया है आपको तीसरा, यानी दूसरी रेखा ये है। तीसरी रेखा क्या है, तीसरी है क्या, 3/13 माइनस का 4/13 और यहाँ पर क्या है, उसके बाद 12/13। ठीक ना, 12/13। तो इसमें क्या रहा है फ्रेंड्स, परस्पर आपस में जो तीनों रेखाएं दी हैं वो क्या है, लंबवत हैं, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं अगर हमारी एक रेखा कुछ इस प्रकार से, पहली रेखा ये है। ठीक, ये पहली रेखा हो गई और ये हमारी क्या हो गई, दूसरी रेखा हो गई। ठीक, और इसको मैं मान लेता हूँ कि हमारी तीसरी। ठीक, तीन रेखाएं हमारी हैं, तो हमारी पहली है, ये हमारी दूसरी रेखा है, ये हमारी क्या है, तीसरी रेखा है। तो पहली रेखा दूसरी पर इस प्रकार से लंब है। ठीक, ओके, और जो दूसरी रेखा ये वाली है, ये तीसरी वाली पर इस प्रकार से लंब है। ठीक ना, ओके, और जो तीसरी वाली रेखा है ये पहली वाली, तो ये देखिए ये वाली रेखा इस पर लंब तो है ही, और साथ ही साथ तीसरी वाली पहली, यानी जो परस्पर आपस में क्या है, तीनों फ्रेंड्स आपस में लंबवत है। ठीक ना, तो इसे यही हमें बोल रहा है, यानी कि ये पहली वाली ये वाली रेखा ये इस पर लंब है। ठीक, इस पर लंब है, और जो ये वाली दूसरी वाली है ये वाली इस पर लंब है। ठीक, ठीक नहीं, पहली वाली दूसरी पर, दूसरी वाली तीसरी पर, उसके बाद फिर ये पहली वाली जो है तीसरी वाली पर, मतलब इस प्रकार से ये वाली इस पर लंब है। ठीक ना, इस प्रकार से ये इस पर है। ओके, इस पर मैं बॉर्डर अगर यहाँ पर जनरेट कर दूँ, ये वाली इस पर है, ये वाली इसके बाद इस पर है लंब। ठीक ना, अगर ये पहली रेखा होगी, हमारी दूसरी रेखा है, हमारी तीसरी रेखा है। तो इस प्रकार से पहली वाली दूसरी पर है, दूसरी वाली तीसरी पर है, उसके बाद जो पहली वाली वो भी तीसरी पर लंबा है। ठीक ना, तो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो हमें यहाँ पर 3 बार हमें यहाँ पर दिखाना होगा कि तीनों आपस में क्या है, लंबवत, क्योंकि एक बार हम 2 ही रेखा दिखा सकते हैं कि दोनों आपस में लंबवत हैं। ठीक,
हमें 3 रेखाएं दी हैं तो तीनों को पहले को दूसरे से दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो ये एक हमारा बन जाएगा, उसके बाद दूसरे को तीसरे से, तो ये हमारा दूसरा, उसके बाद पहले को तीसरे से दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो हमारा तीसरा, यानी 3 बार हमको करना पड़ेगा। जिसे फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक ना, कैसे होगा। तो रेखाओं का हमें फ्रेंड्स दिक् कोसाइन दे रखा है, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं पहले करता हूँ क्या, पहले वाले का दूसरे से दिखा देता हूँ, उसके बाद दूसरे का तीसरे से आप लोग करिएगा खुद से, ठीक, क्योंकि टाइम काफ़ी लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करते हैं रेखाओं के दिक् कोसाइन के बारे में, ठीक, रेखाओं के दिक् कोसाइन। तो जो दिक् कोसाइन दिया सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्या, जो दिया है उसको। तो रेखाओं का दिक् कोसाइन, यहाँ पर पहले का मैं दूसरे पर लंब दिखा देता हूँ, यानी पहले का, ठीक, दूसरे पर। तो देखिए पहले का दूसरे पर, तो 12/13 दिया है पहला, तो 12/13 दिया, ये यहाँ पर करते हैं। इसके बाद -3/13 -4/13, ठीक। उसके बाद हमको दिया है दूसरी वाली रेखा क्या है, 4/13, उसके बाद 12/13, उसके बाद 3/13, ठीक ना। ये चीज़ हमको दे रखा है यहाँ पर। तो इसको मैं मान लेता हूँ दिक् कोसाइन है, यानी L1 है, ये हमारा M1 है, ये हमारा क्या है N1 है, ठीक ना। उसके बाद ये हमारा L2 है, ये हमारा क्या है M2 है, हमारा क्या है N2 है, ठीक। तो इस प्रकार से फ्रेंड हमको L1 M1 N1 दिया है, L2 M2 N2 दिया है, ठीक ना। तो आपको पता है फ्रेंड्स, अगर लंबवत दिखाना होता है उसके लिए क्या होता है, लंबवत के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ लंबवत के लिए, लंबवत के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लंबवत की बात करते हैं। तो आपको पता है फ्रेंड्स, लंबवत के लिए हमारा होता है क्या है, L1 का L2 से मल्टीप्लाई करते हैं, L1 L2 प्लस M1 M2 होता है, ठीक ना, प्लस का N1 N2 होता है, बराबर 0, ठीक ना। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, तो यहाँ पर मैंने बताया था, ठीक ना। यहाँ पर देखिए L1 L2 M1 M2 M1 M2 N1 N2, ठीक ना, दो रेखाएं अगर परस्पर लंबवत हों, इस प्रकार से यहाँ पर दिक् कोसाइन की बात होती है, ठीक। तो करते हैं, देखिए L1 L2 की वैल्यू हमको दे रही है, L1 है, ये हमारा L2, ये हमारा M1 M2 N1 N2, तो रखते हैं। L1 का मान है 12/13, तो यहाँ पर मैं रखता हूँ 12/13, ठीक। L2 का क्या है 4/13, तो 4/13 रख दिया, प्लस लगाता हूँ। M1 का है -3/13, M2 ये दिया है, फिर प्लस लगाया N1 का -4/13, N2 3/13, ठीक ना। इनको सॉल्व करना है। देखिए पहले 13 13 में 169, 12 चौक 48, ठीक ना। तो 48/169 आया, ठीक। फिर ये प्लस माइनस मिलकर -12×3 = 36/13 13 फिर से 169, प्लस माइनस फिर से माइनस, 4×3 = 12 बटे फिर 13 13 169। अब देखिए 169 169 169 तीनों में सेम है, तो LCM 169 आ जाएगा, ठीक। 48 को ऐसे लिखते हैं, ये माइनस में 36 है, माइनस में 12, -36 -12 मिलकर -48, ठीक। 48 -48 मिलकर 0 हो जाएगा, बटे में 169, ठीक। और 0/169 यानी ऊपर अंश में 0 हो गया, तो मतलब तो टोटल आंसर क्या हुआ 0, ठीक। अब देखिए हमारा L1 L2 M1 M2 N1 N2 क्या किया, 0 के बराबर यहाँ पर हमारा आ गया, ठीक। इसका मतलब क्या है, जो दो रेखा क्या है, ये जो हमारी दोनों रेखाएं हैं, ठीक ना, जिनके हमारे दिक् कोसाइन इस प्रकार से दे रखे हैं, दोनों आपस में क्या है लंबवत हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर पहला हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है सॉल्व होगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग एक चीज़ और, क्या, चूंकि क्या हुआ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक ना। अतः रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। तो रेखाएं आपकी क्या हुई फ्रेंड्स, परस्पर लंबवत हो गई, ठीक ना। तो पहला होगा, मैंने पहला करा दिया, पहले का दूसरे से, ठीक। अब आपको दूसरे से तीसरे से करना है, ठीक ना, दूसरा और तीसरे में चेक करना है, उसके बाद पहले का तीसरे से करना है, ठीक। तो हो गया पहला क्वेश्चन सोल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया है, दर्शाइए कि बिंदुओं 1 -1 2 3 4 -2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदु 0 3 2 और 3 5 6 से जाने वाली रेखा पर लंब है, ठीक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दिक् कोसाइन की बात कर रहा था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी लंबवत की बात कर रहा था, यहाँ पर भी लंब की बात कर रहा है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हमको दिक् अनुपात निकालना पड़ेगा, ठीक। दो रेखाएं, एक तो हमारी ये रेखा दे रखी है, इन दोनों को मिलाकर एक रेखा, और इस बिंदु को मिलाकर हमारी दो रेखा, यानी ठीक दो रेखाएं दी हैं, यानी एक रेखा पर आपको पता है फ्रेंड्स दो बिंदु होते हैं, ठीक। तो इनिशियल बिंदु और एक क्या होता है फाइनल बिंदु होता है, यानी इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट। तो 2 पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं, एंड एक और दो पॉइंट यहाँ पर दिए हैं, ठीक ना, इस प्रकार से। तो सबसे पहले मैंने बताया, जैसा कि आपको फ्रेंड्स क्या, कि अगर हमें इस क्वेश्चन को करना है,
सबसे पहले आपको दिक् अनुपात निकालना पड़ेगा, ठीक। तो दिक् अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर मैं करता हूँ इसको। देखिए ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना। तो करते हैं यहाँ पर इसको खटाक सॉल्यूशन। तो देखिए हमको दिया है क्या है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ, ठीक। हमको दिया है क्या, 1 -1 एंड 2 यहाँ पर दे रखा है, ठीक। तो अगर मैं इसको ए बिंदु मान लेता हूँ, ठीक ना, और यहाँ पर उसके बाद बी दिया है क्या, मैं बी मान लेता हूँ 3 4 -2, ठीक। तो अगर मैं, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, बी है, ठीक। तो ए से बी को मिलाते हुए एक हमारी क्या यहाँ पर लाइन है, ठीक ना। तो इसका हमें फ्रेंड्स निकालना पड़ेगा क्या, दिक् अनुपात। दिक् अनुपात कैसे निकलता है आपको पता है, दिक् अनुपात मतलब क्या हुआ, ए, ठीक, A1। तो A1 बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, X1 Y1 Z1, ये हमारा क्या है, X2 Y2 Z2 है, ठीक ना। इस प्रकार से है। तो A1 निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, X2 माइनस का X1 होता है, ठीक ना, इस प्रकार से होता है। और अगर हमें B1 निकालना है, इसके लिए क्या होता है, Y2 माइनस का Y1 होता है, ठीक। A1 B1 उसके बाद C1 की बात आती है, उसके बाद इसके लिए होता है Z2 माइनस का Z1। तो देखिए X2 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 लिखते हैं, X1 की माइनस का 1, ठीक। 3 -1 मेक्स 2, ठीक। Y2 की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर मैंने माइनस लगाया। फिर Y1 की वैल्यू है माइनस का 1, तो माइनस माइनस का +5। Z2 की वैल्यू है -2, माइनस मैंने लगाया। Z1 की वैल्यू है 2, तो माइनस माइनस में इसका प्लस जुड़ जाएगा, तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक। A1 B1 C1 की वैल्यू निकल गई। अब A2 B2 C2 को हमें निकालनी है, उसके लिए क्या है, हमारा दूसरा 2 बिंदु हमको दे रखे हैं, ठीक ना। यानी कुल मिलाकर 4 बिंदु दिए हैं, तो 2 बिंदुओं से एक रेखा बन गई और उन दोनों बिंदुओं से एक रेखा बन जाएगी। तो इसको मैं मान लेता हूँ C हमको दिया है, C क्या दिया है, 0 3 2 दे रखा है। और इसको मैं D मान लेता हूँ, D हमको दिया है 3 5 6, ठीक। तो हमारी क्या हो गई, C हो गई, ये हमारा क्या हुआ, D, CD हो गया, ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा, A2 B2 C2 निकलेगा, ठीक। तो A2 निकलेगा क्या, X2 माइनस का Y1 है, ये भी निकलेगा, ठीक। तो इसको करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा क्या, X1, ये हमारा होगा Y1, ये हमारा क्या होगा Z1, X2 Y2 Z2, ठीक है ना। तो देखिए A2 हमें अगर निकालना है, तो इसके लिए भी X2 माइनस X1 होगा, ठीक ना, जैसे वहाँ पर किया था। देखिए X2 की वैल्यू है 3, माइनस लगा X1 की 0, तो 3 - 0 3। हमें B2 निकालना है, इसके लिए Y2 माइनस का Y1, ठीक। तो Y2 की वैल्यू है 5, माइनस Y1 की वैल्यू है 3, 5 3 2। अब C2 की वैल्यू निकालनी है, तो Z2 माइनस का Z1 होगा। Z2 की वैल्यू है 6, माइनस लगाया, Z1 की वैल्यू है 2, तो आया 4, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकल गया, ठीक। अब हमें लंबवत दिखाना है, तो लंबवत के लिए क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लंबवत के लिए, लंबवत के लिए मैं बताता हूँ आपको क्या होता है, ठीक। तो लंबवत के लिए फ्रेंड्स बताया था क्या, अगर आप लोगों को दिक् अनुपात दिया हो तो क्या होता है, ठीक। तो देखिए लंबवत के लिए बताया था, अगर परस्पर, यहाँ पर देखिए लंबवत के लिए, यहाँ पर लंबवत के लिए अगर क्या हो, यदि दिक् अनुपात दिया हो, तो A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 को 0 के बराबर करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर A1 A2, ठीक ना। तो इस प्रकार से करते हैं। तो A1 का मान क्या दिया है, यहाँ पर मैं रखता हूँ 2 दिया है, ठीक ना, 2। A2 का मान दिया है 3, प्लस B का मान दिया है 5, B2 का मान दिया है 2, प्लस C1 का मान दिया है -4, C2 का मान दिया है 4। तो 2 3 6, प्लस लगा 5 दूना 10, -4 माइनस का 16, 10 6 16, -16 बराबर 0। 16 में से 16 गया 0, ठीक। तो हमारा क्या है फ्रेंड, 0 के बराबर आ गया, ठीक। इसका मतलब जो हमारी ये जो दिए गए हैं बिंदु है ना, इससे जो होकर जाने वाली, यानी इन दोनों बिंदुओं से जो मिलाने वाली रेखा ये है, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा ये है, ठीक। ये आपस में क्या है, लंबवत है, ठीक ना। तो हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया, ठीक ना, सिद्ध हो गया। तो दूसरा भी क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आसानी से सॉल्व हुआ, देखिएगा यहाँ पर, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन के हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हमको फ्रेंड्स, कुछ इसी प्रकार से ये भी है। यहाँ पर हमें समांतर करने के लिए बोल रहा है, ठीक। दर्शाएं कि बिंदु 4 7 8 2 3 4 से होकर जाने वाली रेखा, ठीक ना, इससे जाने वाली से होकर जाने वाली रेखा जो है बिंदु -1 -2 1 1 to 5 से जाने वाली रेखा के समांतर है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या है, हमें समांतर दिखाना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने समांतर वाला बताया था, ठीक। तो यहाँ पर फिर भी हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 की बात करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि हमें दिक् अनुपात निकालना पड़ेगा, ना कि L1 L2 यानी दिक् कोसाइन नहीं, यहाँ पर हमें बात करनी है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही बात करते हैं। तो देखिएगा थोड़ा सा, मैं इसको सोल्यूशन यहाँ पर करता हूँ, करते हैं इसका भी सोल्यूशन फटाक से, ठीक ना, देखिएगा।
मैंने पेजेस को चेंज कर लिया है। अब करते हैं हम लोग आसानी से। देखिए सिंपल है, करना कुछ भी नहीं है, फार्मूला बेस है। ठीक, तीसरा वाला है अपना। ठीक ना, देखते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है इसलिए टाइम लगती है। ठीक, तीसरा वाला क्वेश्चन अपना है दोस्तों, हमको दिया क्या है, एक तो दिया है 4 7 8 दिया है। ठीक, इसको मैं ए मान लेता हूँ। उसके बाद हमको दिया है बी। ठीक ना, बी हमको क्या दिया है, 2 3 4 दे रखा है। ठीक, तो ये भी हमारी एक पॉइंट है, ये भी हमारा एक पॉइंट है, एक ऐसे प्रकार से रेखा बना रहा है। ठीक ना, और एक फिर हमको दिया क्या है, हम इसको सी मान लेते हैं। सी हमको क्या दिया है, एक बिंदु -1 -2 1 दिया है। ठीक ना, उसके बाद क्या दिया है, डी हमको दे रखा है। डी हमको क्या दिया है, 1 2 5 दे रखा है। ठीक, 1 2 5, तो सी हमारा ये हुआ, डी हमारा ये हुआ, इस प्रकार से दे रहा है। ठीक, और उसके बाद कह रहा है ए बी, और जो ए बी है और जो सी डी है, ठीक, ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है, हमें चीज़ प्रूव करना है। ठीक ना, तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या फ्रेंड्स, A1 A2 और A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमें निकालना पड़ेगा। ठीक, तो पहली वाली रेखा से हमें A1 A1 B1 C1 निकालना पड़ेगा, दूसरी वाली रेखा से A2 B2 C2। ठीक ना, तो इसके लिए हम करते हैं स्टार्ट। देखिए इसको करते हैं, तो पहली वाली रेखा में यहाँ पर यूज मिलाते हैं, तो यानी हमें A1 निकालना है। ठीक, तो A1 के लिए होगा क्या, इसको मैं मानता हूँ X1 Y1 Z1। ठीक, ये हमारा क्या है, X2 Y2 Z2 है। ठीक, तो A1 के लिए क्या होगा, X2 माइनस का X1 होगा, और B1 के लिए क्या होगा, Y2 माइनस का Y1। ठीक, और C1 के लिए क्या होगा, Z2 माइनस का Z1। तो देखिए X2 क्या है, 2 है, X1 4 है, तो 2 माइनस 4 तो -2। ठीक, Y2 माइनस Y1 तो 3, और 7 है, 3 माइनस 7 -4। Z2 क्या है, 4, और यहाँ पर 8, 4 माइनस 8। ठीक, -4, बच्चों वाला यहाँ पर थोड़ा काम हो रहा है। ठीक, तो A1 B1 C1 निकल गया। अब हमें A2 B2 C2 निकालना है, तो यहाँ पर A2 B2 C2। तो देखिए A2 B2 C2 इस वाली रेखा से निकलेगा, तो यहाँ पर ये हमारा X2 Y2 Z2 है, ये हमारा X1 Y1 Z1 है। तो सीधा मैं फार्मूला नहीं लेता हूँ, डायरेक्ट निकालता हूँ। तो 1 -1 तो 1, और एक माइनस पहले से दे रखता है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, तो 1 तो 2 हो जाएगा। 2 -2 तो यानी कि 2 माइनस एक माइनस पहले से दिया था, तो ये मिलकर 4, और ये 5 -1 मिलकर एक बन जाएगा 4। ठीक, अब हमें दिखाना है फ्रेंड्स समांतर। ठीक, तो समांतर के लिए होता क्या है, समांतर के लिए, ठीक ना, तो समांतर के लिए फ्रेंड्स हमारा होता है A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, बराबर होना चाहिए C1/C2 के। ठीक ना, ये हमारा C1 है। तो देखते हैं यहाँ पर A1 का मान क्या है, A1 B1 C1 दे रखा है, तो A1 का है -2 बटे A2 का मान है 2, B1 का है -4, B2 का है 4, C1 का मान ये चीज़ दे रखा -4, तो -4 बटे C2 का मान ये दिया 4, तो 4 हुआ। ठीक, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये, तो कुल मिलाकर क्या आ रहा है अपना, -1 बराबर है -1 के बराबर -1 के। ठीक, तीनों आपस में क्या है फ्रेंड्स, आपस में इक्वल है। ठीक ना, इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि क्या है, समांतर है। ठीक, जो दोनों दी गई रेखाएं हैं, ठीक ना, जो इन दोनों बिंदुओं के द्वारा रेखाएं क्रिएट की जा रही है, ये वाली और ये वाली, दोनों आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक, तो रेखाएं क्या है, समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं। ठीक ना, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रकार से सॉल्व होगा फ्रेंड्स। ठीक ना, A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकाल कर। तो क्वेश्चन 3 हुआ सॉल्व। क्वेश्चन 4 लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक ना, बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर है। ठीक ना, यानी समांतर जो हमारी रेखा आपको पता है, बहुत सिंपल है। ठीक, यहाँ पर छोटे से ही स्पेस में आ जाएगा आपका। देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा है कि ये 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक ना, जैसे आपको मैंने बताया था, यहाँ पर मैं थोड़ा आपको फार्मूला ओपन कर दिखा दूँ तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। ये देखिए, दिए गए बिंदु क्यू से होकर जाने रही ना, तो यहाँ पर बोला है इस बिंदु से होकर जा रही है, 1 2 3 से होकर जा रही है। तो इसको अगर मैं मान लूँ, जैसे यहाँ पर मैंने क्यू माना था ना, तो यहाँ पर भी मैं मान लेता हूँ इसको क्यू। ठीक, तो क्यू है, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा क्या, क्यू वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो क्यू वेक्टर बनाने के लिए हमें, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया था क्या, क्यू वेक्टर। ठीक, तो क्यू वेक्टर बनाने के लिए अगर एक्स वाई जेड दिया था, तो इसको एक्स आई जे कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप बनाना पड़ेगा। ठीक, तो इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें आई से गुणा होगा, तो 1 आई कैप प्लस 2 में जे से तो 2 जे कैप प्लस 3 में के से तो 3 के कैप। ठीक ना, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा मैं ब्लैक से पूरा कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्यू वेक्टर निकल गया आसानी से। ठीक, और हमको बोल रहा है कि किसके समांतर है, बी वेक्टर। ठीक, तो यहाँ पर हमको मान लेते हैं कि हमें बोल रहा है कि बी वेक्टर के समांतर है,
और जो दे रखा है ये 3i दिया है, इसको मैं फार्मूला उसमें दिया है, आपकी बुक में देखिएगा 2j माइनस का 2k, ये चीज़ हमको दे रखा है, इसके समांतर है। तो सीधा सीधा फार्मूला अपना होता है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर 1 मिनट, ये देखिए आर वेक्टर बराबर होता है क्यू वेक्टर प्लस का लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, ठीक, ये आपका फार्मूला होता है। तो सीधा इसी फार्मूले में रखिए, ठीक, क्योंकि हमसे रेखा का समीकरण पूछ रहा है, तो इसी फार्मूले में रखिए। तो आर वेक्टर बराबर क्या होगा, क्यू वेक्टर, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा क्यू वेक्टर प्लस का लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, ठीक। तो देखिए आर वेक्टर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या, क्यू वेक्टर का फार्मूला, सॉरी क्यू वेक्टर हमारा क्या निकला यहाँ पर, तो हो जाएगा 1i मतलब कि केवल i प्लस का 2j प्लस का 3k, ठीक ना, ये हुआ। और यहाँ पर प्लस लगा कर लेमडा से गुणा, फिर बी वेक्टर का मान क्या दिया है 3i प्लस 2j माइनस का 2k, ठीक। तो ये आ गया अब आर वेक्टर, यानी कि यही हमारा क्या होगा, रेखा का समीकरण होगा, ठीक। तो यह हुआ आपका फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर होगा, ठीक, 3i प्लस 2j माइनस 2k, ठीक। तो ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन आसानी से, ठीक। तो मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। दोस्तों देखा जैसा कि हम लोगों ने प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आसानी से अच्छे से सॉल्व कर लिया, ठीक ना, हंसते हंसते। तो आशा करता हूँ दोस्तों जितना भी मैंने कराया, ठीक, इसमें जितना भी फार्मूला मैंने बताए सभी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक ना। अगर दोस्तों किसी भी चीज़ में आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप लोग क्या है कि थोड़ा सा कमेंट करिएगा, ठीक ना, मैं उस पर गौर करूँगा और उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो फ्रेंड्स अगर ऐसा है कि आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक ना, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आ गया है, तो फ्रेंड्स आप लोगों का एक छोटा सा काम होता है, आप लोगों को पता है क्या करना है, सिंपल है, वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, ठीक ना, चैनल को पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक। और एक काम और है कि आप क्या करना है फ्रेंड्स, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक ना, क्योंकि क्या है आप लोग शेयर करेंगे तो उनको भी थोड़ा सा क्या होगा, होगा कि ये चीज़ें जो है मैंने आपको जो समझाया है प्रश्नावली 11.2 में उनको भी आसानी समझ में आ गया होगा, मतलब आ जाएगा। और एक चीज़ और है कि उनको मतलब पढ़ने में भी अच्छी तरह से क्या होगा, मदद मिलेगा, ठीक। बाकी अगर शेयर करते हैं तो हम लोगों का भी फायदा होता है, ओके। तो इतना करिएगा, बाकी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक ना, अच्छा लगा है तो लाइक करना। मिलते हैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।